जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? चलिए आज हम अपना इनकम टैक्स का जो पोर्शन है KF2 का वो कंप्लीट करने जा रहे हैं। इसमें हमारे चैप्टर 4 से कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पेंडिंग हैं, जैसे कि नॉर्मल टैक्स रिजीम, फाइनल टैक्स रिजीम, मिनिमम टैक्स रिजीम एंड कॉमन रूल्स। अगर आपके मुताबिक इसके अलावा कोई और टॉपिक्स भी पेंडिंग है किसी और चैप्टर में से, तो आप कमेंट्स में या मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम या लिंक्डइन प्रोफाइल पर आप मुझसे कांटेक्ट करके मुझे बता सकते हैं। अब आपको मेरी प्रोफाइल्स कहाँ से मिलेंगी? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन है, लिंक गिवन है। एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर वहाँ पर वो लिंक गिवन है, वहाँ से भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कॉमन रूल्स। अब कॉमन रूल्स में क्या क्या मेंशन्ड है, इसमें कोई 8-9 रूल्स हैं डिफरेंट, वो उन्होंने डिफाइन किए हुए हैं, जो कि ओवरऑल सारे हेड्स ऑफ इनकम्स पर एप्लीकेबल होने हैं। ठीक है, दिस इज व्हाई दे आर कॉल्ड कॉमन रूल्स। फर्स्ट वन इज अपॉर्चमेंट ऑफ कॉमन एक्सपेंडिचर। अब इसमें मतलब क्या है, इसका कॉमन एक्सपेंडिचर कैसे इनकर हो रहा है और क्यों अपॉर्चमेंट करनी है। मैं एक वेरी बेसिक सी एग्जांपल आपको देता हूँ, जिसमें आपको ये क्लियर हो जाए कि कॉमन एक्सपेंडिचर किस तरह से डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम को जनरेट करने के लिए आपको इनकर हो रहा होगा। आप एक इंडिविजुअल को हम कंसिडर करते हैं। आपकी ऑनरशिप में कोई 10-12 प्रॉपर्टीज हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टीज हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, एंड आपने वो लैंड एंड बिल्डिंग रेंट पर दी हुई है। आप एक प्लाजा भी है, अब उस प्लाजा में आपने क्या किया हुआ है, डिफरेंट शॉप्स को आपने रेंट आउट किया हुआ है। एंड आपकी एक बिल्डिंग है जिसमें प्लांट एंड मशीनरी भी इंस्टॉल्ड है, ठीक है, एंड आपने वो भी रेंट आउट की। अब जो नॉर्मल बिल्डिंग्स का रेंट है वो आपका जा रहा है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में, एंड जो आपका बिल्डिंग विद प्लांट एंड मशीनरी है उसका रेंट आपका जा रहा है किस हेड ऑफ इनकम में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जा रहा है। अब आपने एक ही पर्सन को हायर किया हुआ है जो सारों की देखभाल करता है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का वो देखभाल करता है। आपका जो रेंट कलेक्शन है वही करता है, ठीक है। कोई अगर कंप्लेंट्स हो आपके जो भी टेनेंट्स हैं, उनको भी जो है वो रिजॉल्व आपका वही एम्प्लॉय करता है। और आप उसको एक सैलरी दे रहे हैं मंथली 1 लाख रुपए के हिसाब से, लेट्स सपोज। तो आपका एक्सपेंस बन गया पूरे साल का 12 लाख। लेकिन वो पर्सन आपका रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प कर रहा है, इनकम जिस उस पर्सन को यूज करके जो आप एक्सपेंडिचर इनकर कर रहे हैं, उससे आप इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी इनकर और आप अर्न कर रहे हैं, और आप अदर सोर्स भी अर्न कर रहे हैं, जो लीज बिल्डिंग विद प्लांट मशीनरी वाली आप जो रेंटल रिसीव कर रहे हैं। तो लॉ कहता है कि अगर कोई आप एक ऐसा एक्सपेंडिचर इनकर कर रहे हैं, ठीक है, जिसको यूज करके आप डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो आपने उस कॉमन एक्सपेंडिचर को, ठीक है, रेलेवेंट हेड्स ऑफ इनकम्स में डिवाइड करना है। जितने हेड्स ऑफ इनकम की आप इनकम जनरेट कर रहे हैं उस एक्सपेंडिचर को यूज करके, आपने उसको उस पर डिवाइड करना है, अपोर्शन करना है। अब उसका क्या प्रोसीजर है हम अभी देखते हैं, एग्जांपल बना लेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। पहले हम जो बुक में मेंशन्ड है वो थोड़ी सी रीडिंग कर लेते हैं, ठीक है। लेट मी शेयर बुक स्क्रीन विद यू। ओके जी। अब इसमें हमारे पास है अपॉर्चुमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। लॉ कहता है कि जो एक्सपेंडिचर आपको मोर देन वन हेड ऑफ इनकम को जनरेट करने में आपको इनकर हो रहा होगा, आप उसकी अपॉर्चुमेंट करनी है। अगर आपकी एक हेड ऑफ इनकम है, लेट्स सपोज आप एक एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, उसमें आप एनटीआर भी क्या कर रहे हैं, इनकम अर्न कर रहे हैं, नॉर्मल टैक्स रेजिम की इनकम आप अर्न कर रहे हैं, एंड दूसरी आप इनकम अर्न कर रहे हैं उस एक्सपेंडिचर की वजह से एफटीआर, फाइनल टैक्स रेजिम। हम अभी पढ़ेंगे इस वीडियो में आगे जाकर कि एफटीआर में लॉ कहता है कि आपको इनकम के अगेंस्ट एक्सपेंस लेस करने की परमिशन नहीं है। लाइक सैलरी, सैलरी में हम कोई एक्सपेंस लेस नहीं कर सकते, सैलरी एफटीआर नहीं है, ठीक है ना, सैलरी एनटीआर है। लाइक डिविडेंड इनकम, ठीक है, आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं, जो आपकी एक्सपोर्ट रिसीट्स होती हैं, ठीक है, उसमें एफटीआर है। आपको जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड जो आपकी रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं, रेवेन्यू रिसीट, उसका आप 1% लेट्स सपोज क्या कर देते हैं, टैक्स पे कर देते हैं, और ये आपकी फाइनल टैक्स लाइबिलिटी है, ठीक है। इस पर इसके अलावा आपको कोई टैक्स पे नहीं करना गवर्नमेंट। तो लॉ कहते हैं क्योंकि हम ये रेवेन्यू का 1% दे रहे हैं, तो इट मीन मैं कोई एक्सपेंस लेस नहीं कर रहा, ठीक है ना।
तो इसलिए लॉ कहता है कि अगर आप कोई एक्सपेंडिचर इनकर कर रहे हैं, उसमें से आप एनटीआर भी, इनकम भी अर्न कर रहे हैं और एफटीआर भी अर्न कर रहे हैं, तो आपने अपॉर्चमेंट करनी है। लेट्स सपोज मैंने 100 रुपए इनकर किया, 30 रुपए था एफटीआर का, 70 था एनटीआर का। तो अगर मैं सारे का सारा 100 यहाँ पर लेस कर दूंगा एनटीआर के अंदर, तो मेरी यहाँ पर इनकम कम हो जाएगी। इसमें से 30 तो बिलोंग करते हैं एफटीआर को, जो कि मुझे अलाउ ही नहीं है। ठीक है, इससे आपका जो है इनकम, टैक्सेबल इनकम आपकी 30 रुपए से कम हो रही है। गवर्नमेंट का लॉस हो रहा है, गवर्नमेंट का टैक्स कम हो रहा है। इसलिए गवर्नमेंट कह रही है कि आपने अपॉर्चमेंट करनी है इसकी रेलेवेंट हेड्स ऑफ इनकम में। जब मैं यहाँ पर 70 लेस करूंगा, 70 लेस करूंगा, तो मेरी इनकम 30 रुपए से ज्यादा होगी। तो रेलेवेंट जब मैं रेट मल्टीप्लाई करूंगा, तो ऑटोमेटिकली जो टैक्स लाइबिलिटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी और गवर्नमेंट के पास पैसा ज्यादा जाएगा। ठीक है। और इसके अलावा अब हम देखते हैं कि किस तरह से मैंने ये रूल अप्लाई करने हैं और कैलकुलेशन करनी है। लेट्स सपोज हम दोबारा आ जाते हैं अपनी अ, दूसरी शीट में, काम में। सो लेट्स डिस्कस, एक एग्जांपल बना लेते हैं। आपकी जो है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो आपकी है वो है 5 लाख। ठीक है। आपकी जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स वो आपकी है, मैं कह देता हूँ कि 7 लाख। आपकी जो है इनकम फ्रॉम बिजनेस वो आपकी है 9 लाख। ओके। एंड आपका एक और इनकम है, हम कह देते हैं कि आपकी एक्सपोर्ट्स हैं, एक्सपोर्ट्स हैं आपकी। ठीक है। और एक्सपोर्ट से आप जो आपकी हैं लाइक इनकम है, जो आपका रेवेन्यू था वो आपका है 3 लाख। और आपने एक एक्सपेंडिचर इनकर किया है, एक एक्सपेंडिचर जो आपका है क्या कह दें, हम कहते हैं कि वो है वह 15 लाख, 1.5 मिलियन। और आपने इस एक्सपेंडिचर को यूज करके ये सारी हेड्स ऑफ इनकम को आपने क्या किया है, अर्न किया है। ठीक है, आपने क्या किया, सारी इनकम को आपने क्या किया है, अर्न किया है। तो अब हम देखते हैं कि हमने किस तरह से अप्रोचमेंट करनी है। तो लॉ कहता है कि आपने क्या करना, आपने पहले एक्सपेंडिचर एलोकेट करना है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को। तो आप किस तरह एलोकेट करेंगे, रेलेवेंट इनकम फ्रॉम रेलेवेंट हेड ऑफ इनकम। ठीक है, जो रिसीट्स हैं आपने वो लेनी है, ग्रॉस रिसीट्स आपकी क्या है, 5 लाख। ये आपकी ग्रॉस रिसीट्स है। अब आपने लेस डिवाइड करना है इसको, टोटल इन सब की टोटल कितना बनता है, 7 5 12 9 21 3 24 लाख, 2.4 मिलियन। और आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे रेलेवेंट एक्सपेंडिचर से। अपने अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं सिंपली। ठीक है, जब आपका जो भी आंसर आएगा आपने यहाँ पर लिख लेना है। फिर आपके पास नेक्स्ट कौन सी आपकी है, नेक्स्ट आपके पास है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। आई थिंक वो मैंने लिखी थी 7 लाख। जी वो है 7 लाख। 7 लाख आपकी रिसीट्स है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की। मैं कहता हूँ कि ये आपकी है रिसीट्स फ्रॉम रेंटल ऑफ बिल्डिंग विद प्लांट एंड मशीन। ये आपकी बन गई 2.4 मिलियन टोटल रिसीट्स, टोटल ग्रॉस रिसीट्स मल्टीप्लाई बाय टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड, कॉमन एक्सपेंडिचर। ठीक है, आप यहाँ पर एलोकेट कर दें। सिमिलरली जितना आपका बन रहा होगा रेलेवेंट हेड का, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ से कैलकुलेटर पे। वेयर इज कैलकुलेटर, 700,000 डिवाइडेड बाय 2.4 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 15, 1.5 मिलियन। तो ये बनता है मेरे पास ये, अगर मैं ये देखूं, 4,37,500। तो अगर मैंने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कैलकुलेट करनी है अब, तो मेरे पास मैं किस तरह कैलकुलेट करूंगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। मेरे पास रिसीट्स 7 लाख माइनस 4,37,500। तो जो नेट आएगी मेरे पास इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आएगी, और ये मैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के हेड में क्या करूंगा, शो करूंगा। ठीक है। अब जो मेरी एलोकेट होगी एक्सपोर्ट को, वो मेरा एक्सपेंडिचर डिसला हो जाएगा, मैं वो किसी हेड के अगेंस्ट लेस नहीं कर सकता। तो ये पर्पज होता है। फिर लॉ कहता है, ठीक है, कि आपके 4 हेड्स ऑफ इनकम, लेट्स सपोज आपके 2 हेड्स ऑफ इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ठीक है। और आपने अर्न किया है लेट्स सपोज 5 लाख, आपने यहां पर अर्न किया है 12 लाख। और आपने एक एक्सपेंडिचर इनकर किए हैं डिफरेंट।
ठीक है। अब आपको पता है कि आपका जो है टोटल एक्सपेंडिचर है 16 लाख, 1.6 मिलियन जो आपने इनकर किया है इस इनकम को अर्न करने के लिए। और आपको पता है कि इसमें से जो है 2 लाख वो स्पेसिफिकली है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के रिलेटेड, और जो रिमेनिंग 14 लाख है, 1.4 मिलियन है, वो है कॉमन। तो लॉ कहता है कि आपने इसकी अपॉर्चमेंट करनी है। ये तो आपको पता है कि ये आपका क्या है, स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर जो आपको रिलेट करता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से। तो आपने फिर किस तरह से क्या करनी है, अपॉर्चमेंट करनी है। आप पहले करेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के लिए, इस तरह करेंगे। कितनी इनकम थी, रिसीट्स थी 5 लाख, 5 लाख डिवाइडेड बाई टोटल रिसीट्स, ग्रॉस रिसीट्स 1.7 मिलियन, मल्टीप्लाई बाई 1.4 मिलियन। ठीक है। तो ये आपका एक्सपेंडिचर जो एलोकेट होगा कॉमन, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स को होगा। अब मैं देखता हूँ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को मैंने कितना करना है, क्या मैंने एलोकेट करना है। तो वो किस तरह होगा, 1.2 मिलियन डिवाइडेड बाई 1.7 मिलियन मल्टीप्लाई बाई 1.4 मिलियन। अब मैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कैलकुलेट करने के लिए मैं ग्रॉस रिसीट्स में से क्या एक्सपेंडिचर लेस करूंगा। मैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास रिसीट्स कितनी है, 12 लाख मेरा रेंट रिसीट्स है। इसमें से मैं लेस करूंगा स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर। ठीक है। और इसमें से मैं फिर मैं लेस करूंगा ये जो कॉमन एलोकेशन होगी, ये वाली, मैं यहाँ पर ये कॉमन एलोकेशन भी लेस करूंगा। ठीक है। इसके बाद मेरे पास क्या आ जाएगी, या तो नेट इनकम आएगी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, या नेट लॉस भी आ सकता है, क्योंकि मैं यहाँ पर एक्सपेंसेस क्या कर रहा हूँ, डिडक्ट कर रहा हूँ। जब भी एक्सपेंसेस इंक्रीज करेंगे रिसीट से, ऑटोमेटिकली मेरे पास लॉस आ जाएगा। तो ये था आपका कॉमन एक्सपेंडिचर की अपॉर्चुनिटी। ठीक है। यहाँ पर सारा कुछ मेंशन्ड है, वही बातें लिखी हुई हैं जो मैंने बोली हैं, जो मैंने आपको एग्जांपल बनाकर समझाई हैं। यहाँ पर आपने पढ़ लेना है, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे बता दें। ठीक है। अब ये उन्होंने बताया कि किस तरह की आपने ग्रॉस रिसीट्स जो आपकी हैं जब आप ले रहे होंगे, तो कितने डिफरेंट टाइप्स की इनकम्स हो सकती हैं। ठीक है ना, कि आप उनको मतलब वो ग्रॉस में ले सकते हैं, उनको आप अपॉर्चमेंट करें। अब क्योंकि सैलरी पर आपकी डिडक्शन नहीं हो सकती, तो आप उसको उसमें करेंगे भी नहीं। हाँ, अगर आपका एक्सपेंडिचर जो आप इनकर कर आपने किया है, अगर उसमें आपने सैलरी को भी अर्न करने के लिए एक्सपेंडिचर किया, ठीक है ना, तो उसमें आप एलोकेट करेंगे। लेट्स सपोज आपकी एक कार है, आप जॉब करते हैं, आप उसी कार को यूज करते हैं रेंट कलेक्शन के लिए, आप उसी कार को यूज करते हैं अदर सोर्स वाली इनकम के लिए। ठीक है। जो आपका कार का रिपेयर मेंटेनेंस होगा, जो आपका कार का फ्यूल एक्सपेंडिचर होगा, जो आपकी कार के अदर रिन्यूअल लेस कह दें कि जो आपके एनुअल टैक्सेस होते हैं वो पे कर होते हैं, तो वो सारे जो एक्सपेंसेस आपने पे किए होंगे, फिर आप वो इनमें अपॉर्चमेंट करेंगे, सैलरी में करेंगे, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में करेंगे, एंड अदर सोर्स में करेंगे। तो जो सैलरी वाला होगा वो बाहर, सारे जो इन वाला होगा इसमें आप उसको डिडक्ट कर सकते हैं। ठीक है। सिमिलरली अगर आपकी फॉरेन सोर्स इनकम है, ठीक है, और आपने वहां पर एक कॉमन एक्सपेंडिचर इनकर, क्लियर, और आप वो आपने डिफरेंट हेड्स की इनकम जनरेट करने के लिए आपने अगर वो यूटिलाइज किया है, तो फिर आप उसको क्या करेंगे, सारों में एलोकेट करेंगे। लेट्स सपोज आप इधर गए, आप बिजनेस रन कर रहे हैं दुबई में। ठीक है। तो आपने यहाँ पे टिकट लिए, आप आए, विजिट किया, आपने सारा कुछ यहाँ पर कर रहे हैं, आप रेंट पे कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। ठीक है। आप उसी के थ्रू आप कैपिटल गेन भी अर्न कर रहे हैं, तो आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, कैपिटल गेन आ रहा है, एंड आपको यहाँ पर बिजनेस इनकम भी आ रही है। तो अपने एक्सपेंडिचर जो किया होगा, आप इन दोनों में एलोकेट कर दें, अपॉर्चमेंट कर देंगे उसकी। ठीक है। तो मतलब ये पर्पज है कि जो आप इनकम अर्न कर रहे हैं एक कॉमन एक्सपेंडिचर यूज करके, आप उसमें उसकी क्या कर देंगे, एलोकेशन कर देंगे। अब जो अगर एक हेड में एक चीज डिसअलाउड है, वो आपका एक्सपेंडिचर जाया, और दूसरे हेड में अगर वो आपको अलाउड है, जितनी आप उसको उधर एलोकेशन हो रही है, आप उसकी वहां पर डिडक्शन कर सकते हैं। दिस इज आपकी अपॉर्चमेंट ऑफ कॉमन एक्सपेंडिचर। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वो आपकी है फेयर मार्केट वैल्यू। आपने इनकम फ्रॉम सैलरी पढ़ा, आपने अदर सोर्स पढ़ा, आपने कैपिटल गेन पढ़ा, आपने प्रॉपर्टी पढ़ा, आपने बिजनेस इनकम पढ़ा। उन सब में काफी पॉइंट्स पर ये चीज मेंशन की कि हायर ऑफ एक्चुअल ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू। अब एक्चुअल तुम्हें पता होगा, या तो हम दे रहे होंगे या हम ले रहे होंगे, पैसे पेमेंट कर रहे होंगे, ठीक है, या पेमेंट रिसीव हो रही होगी या पेमेंट हो रही होगी। अब फेयर मार्केट वैल्यू कौन सी मैंने यूज करनी है। अब
इसमें हमने काफी सारी चीजें देखनी है, लाइक मतलब जो मैं फॉर एग्जांपल, आपकी पहली चीज क्या है कि आप गुड्स आपने एक्सचेंज किए हैं, ठीक है ना, आपने मतलब कोई सर्विसेज दी हैं, आपने बदले में गुड्स ली हैं, आप उन गुड्स की फेयर मार्केट वैल्यू क्या होगी? सेम गुड्स सेम मार्केट में जिस प्राइस पर सेल हो रही होंगी ओपन मार्केट में, वो क्या होगी उसकी फेयर मार्केट वैल्यू, ठीक है। एंड फॉर सर्विसेज सेम, अगर आपने कोई चीज सेल की है और आपने उसकी सर्विसेज ली है, तो सेम सर्विसेज मार्केट में जिस प्राइस पर वो मतलब वो हो रही होगी, वो आपकी क्या होगी? फेयर मार्केट वैल्यू होगी। अब जो नेक्स्ट चीज है आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड, बिल्डिंग, ठीक है, कैपिटल गेन वाला इंपॉर्टेंट एरिया यहाँ। इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला जो कैपिटल गेन में जो इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला सेक्शन है, जो एरिया है, वहां पर उस प्रॉपर्टी के लिए आप फेयर मार्केट वैल्यू किस तरह से यूज करेंगे, कौन सी वैल्यू यूज करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ, ठीक है। अब फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी और रेंट, एसेट, सर्विस, बेनिफिट और परक्विजिट एट ए पार्टिकुलर टाइम shall be price which the party property or rent, asset in services, benefit or purchase would ordinarily, मतलब अगर आप बाहर मार्केट में जाएं, वैसे ऑर्डिनरी जिस रेट पर वो चीज मिल रही होगी, अवेलेबल होगी, वो आपकी फेयर मार्केट होगी। ये सिंपल सी बात है और ये अंडरस्टैंडेबल भी है, ठीक है। अब फिर वो कह रहा है कि द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी और रेंट, एसेट, सर्विस, बेनिफिट और परक्विजिट shall be determined without having regard to any restriction or right transfer। आपने जब, लेट्स सपोज आप जिस प्रॉपर्टी की वैल्यू आप फेयर मार्केट वैल्यू डिटरमिन करना चाह रहे हैं, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शंस है कि आप इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, सेल नहीं हो सकती, जो भी रिस्ट्रिक्शन है। लेकिन जब आप फेयर मार्केट वैल्यू डिटरमिन कर रहे होंगे, तो आपने ओपन मार्केट में ऐसी सेम प्रोडक्ट का आपने फेयर मार्केट वैल्यू कंसीडर करनी है जिस पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। मींस फेयर मार्केट वैल्यू डिटरमिन करने के लिए आपने उन रिस्ट्रिक्शंस को इग्नोर करना, ठीक है। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, वो कह रहे हैं कि अगर किसी प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है इजीली, तो उस केस में बोर्ड, बोर्ड कौन है? फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू फेयर मार्केट वैल्यू क्या करेगा? नोटिफिकेशन इशू करेगा कि जनाब इस एरिया में इस प्रॉपर्टी की या इस रेलेवेंट चीज की ये फेयर मार्केट वैल्यू कंसिडर की जाएगी फॉर टैक्स पर्पसेस, ठीक है। ये जो चीज है ये एप्लीकेबल है नॉर्मली आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी पर, आपकी लैंड एंड बिल्डिंग पर, जिसकी सेल एंड परचेज आपकी कवर होती है कैपिटल गेन वाले चैप्टर के अंदर। अब अगर फिर यहाँ पर लॉ कहता है कि अगर एफ फेयर मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है, ठीक है, एंड एफबीआर ने भी एलोकेट नोटिफिकेशन के थ्रू उस एरिया का, उस रेलेवेंट सिटी में, उस रेलेवेंट लोकेशन में फेयर मार्केट वैल्यू इशू नहीं की हुई, ठीक है, तो उस केस में आपकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या हो? चलिए इसको पहले हम समझते हैं कि किस तरह से आपकी जो ये फेयर मार्केट वैल्यू चल रही होती है, सेल एंड परचेज आपकी किस तरह से हो रही होती है प्रैक्टिकली आपकी सराउंडिंग। जी, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड एंड, सबसे पहले आपके पाकिस्तान में, पाकिस्तान की जुरिस्डिक्शन में जितनी भी लैंड एंड प्रॉपर्टी है, ठीक है, आपको पता है कि आपके हर डिस्ट्रिक्ट में एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है, जिसको हम कहते हैं कि पटवार खाना, आपके पटवारी होते हैं, आपके तहसीलदार होते हैं, ठीक है, तो वो आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट। तो और हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील में, जो भी रेलेवेंट डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान का, जो भी रेलेवेंट तहसील है, उसमें हर प्रॉपर्टी का, चाहे वो जमीन का जो भी हिसाब किताब है, एक गवर्नमेंट रेट होता है, उसको हम कहते हैं डीसी रेट। जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का गवर्नमेंट रेट होता है किसी भी बिल्डिंग का, सॉरी किसी भी प्रॉपर्टी का, लैंड एंड बिल्डिंग का, तो बेसिकली वो लैंड का होता है, वो आपका डीसी, उसको हम कहते हैं डीसी रेट। ये आपके जो पाकिस्तान का रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से ये इशूड रेट्स होते हैं, और ये काफी लो होते हैं, काफी पुराने इन्होंने रेट डाले हैं, ठीक है। अब रिसेंटली शब्बर जैदी, आई थिंक शब्बर जैदी जब पीटीआई की गवर्नमेंट में चेयरमैन बना था,
तो उसने इंट्रोड्यूस किया था मेरे ख्याल में, आई एम नॉट श्योर, लेकिन ये एफबीआर ने बहुत रिसेंटली इंट्रोड्यूस कराया है, 5-6 साल पहले, 4-5 साल पहले। अब एफबीआर ने क्या किया, क्योंकि वो इसमें खेलते थे, एक्चुअली में मैं क्या कर रहा हूँ, रिसीव कर रहा हूँ 1 करोड़, लेकिन अगर उस प्रॉपर्टी की जो डीसी वैल्यू है, जो गवर्नमेंट वैल्यू है, वो 20 लाख है, तो मैं 20 लाख शो करके क्या करूंगा, अपना गवर्नमेंट को मैं टैक्स कटवा दूंगा जब वो ऑनरशिप ट्रांसफर हो रही होगी। क्योंकि आपको पता है, अब रिसेंटली ये क्लॉज इन्होंने डाली है, जब सेल एंड परचेज होती है, जब ऑनरशिप ट्रांसफर होती है, तो जो सेल वैल्यू होती है, ठीक है, जो आप डॉक्यूमेंट्स में लिखवा रहे होते हो सेल एंड परचेज की वैल्यू, उसका 3%, 2% आप इनकम टैक्स पे करते हो, बायर भी पे करता है, सेलर भी पे करता है। जितनी ज्यादा वैल्यू होगी उतनी ज्यादा अमाउंट होगी टैक्स की। अगर मैं 1 करोड़ की मैं चीज परचेज कर रहा हूँ, जब मैं सेल कर रहा हूँ, ठीक है, तो अगर मैं वही सेम दिखा दूं, तो मुझे टैक्स देना पड़ेगा 2 लाख। अगर जो उसकी डीसी वैल्यू, अगर उसको मैं लिखवाऊं अपने डॉक्यूमेंटेशन में, वो 20 लाख है, तो मुझे कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, 2,000। ठीक है, मतलब ये इजी है, मतलब यहाँ पर टैक्स सेविंग हो रही। तो उन्होंने आगे क्या किया, उन्होंने कहा कि जनाब, जो डीसी वैल्यू है और फेयर मार्केट, जहाँ जिस वैल्यू पे ट्रांजेक्शन हो रही होती हैं, उसमें जमीन आसमान का डिफरेंस है। तो उन्होंने कहा था कि एफबीआर क्या करेगा, सिटीज की डिफरेंट लोकेशंस की मार्केट वैल्यू क्या करेगा, एफबीआर वैल्यू क्या करेगा, इशू करेगा, बताएगा। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कराची डीएचए, डीएचए फेज 1, ठीक है, फेज 1 में जो है, जो फलान लाइन में प्लॉट है, फेज 1 में जितने प्लॉट्स हैं वहां पर जो रेट होगा, वो पर मरला 20 लाख होगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये एफबीआर कह रहा है, 2 मिलियन पर मरला होगा एफबीआर वैल्यू। ठीक है, इट मींस वहां पर रहने वाले जब भी अपनी प्रॉपर्टी सेल करेंगे, वो बेशक 15 लाख में सेल कर रहे हैं पर मंथ, वो 25 लाख में कर रहे हैं, लेकिन मिनिमम वैल्यू जो उन्होंने जिस पर रिसीट शो करनी है, ठीक है, मिनिमम वैल्यू, वो आपकी क्या होगी, फेयर मार्केट वैल्यू, एफबीआर वैल्यू गिवन बाय, नोटिफाइड बाय एफबीआर, जो कि उस रेलेवेंट एरिया की रेलेवेंट जो जमीन सेल हो रही है, प्रॉपर्टी सेल हो रही है या परचेज हो रही है, वो 2 मिलियन उन्होंने डिफाइन की थी अभी तक। लेकिन जो एफबीआर वैल्यू है, आई कैप, सॉरी आई कैप नहीं, एफबीआर ने कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, और ये भी पूरे एरियाज कवर्ड नहीं है, कुछ स्पेसिफिक एरियाज हैं, मेजोरिटी उन्होंने कवर कर लिया, लेकिन मेन सिटीज की मे बी इसमें मुल्तान भी अब उन्होंने ऐड कर दिया, मुझे कंफर्म नहीं है। लेकिन फिर भी जो बाकी पाकिस्तान है, वो अभी भी डीसी रेट पर चल रहा है, क्योंकि एफबीआर वैल्यू उनके लिए गिवन नहीं है, तो वो डीसी रेट इज द फेयर मार्केट वैल्यू बाई एफबीआर, एज पर एफबीआर। ठीक है, तो अब हम जाकर जो चीजें मेंशन है, हम वो रीडिंग करते हैं। जी अब रीड करते हैं। वेयर द प्राइस रेफर्ड अबव इज नॉट ऑर्डिनरी अवेलेबल, सर्टनेबल, बोर्ड में फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय नोटिफिकेशन इन एनी ऑफिशियल गजट डिटरमाइन द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द एरिया एंड एरियाज। जैसा अभी आपको मैंने बताया है, डीएचए फेज 1 कराची की 20 लाख पर मरला। ठीक है, तो वो आपकी क्या है, एफबीआर वैल्यू है, जो आप एफबीआर ने क्या की हुई है, थ्रू ऑफिशियल गजट वो नोटिफाई की हुई है। और आप ये जाकर एफबीआर की वैल्यू वेबसाइट पे ये अवेलेबल है। अब अगर चेक करना चाहें कि आप जहां पर रहते हैं उसकी क्या रेट, क्या रेट है, क्या प्राइस है एफबीआर पे, अगर आप सेल करते हैं, परचेज करते हैं, जिस वैल्यू को आप पर आपको एटलीस्ट टैक्स देना ही देना, तो आप वहां पर चेक कर सकते हैं। फिर लॉ कह रहा है, वेयर द फेयर मार्केट वैल्यू हैज नॉट बीन डिटरमिन्ड बाय द बोर्ड, जब एफबीआर ने डिटरमिन नहीं की, तो उस केस में आपने क्या करना है, द फेयर मार्केट वैल्यू शैल बी डीम्ड टू बी द वैल्यू फिक्स्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू। ठीक है, या जो प्रोविंशियल अथॉरिटी ने, रेलिवेंट ने जो उसकी वैल्यू डिटरमिन की हुई होगी, इसलिए इसको हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की वैल्यू जो होती है, हम कहते हैं डीसी रेट। वो आपने क्या करना है, यूज करना है एज आपकी फेयर मार्केट वैल्यू। दिस इज हाउ यू हैव टू डिटरमिन फेयर मार्केट वैल्यू। अब क्वेश्चन में अगर आपको डीसी रेट भी गिवन हो, आपको एफबीआर वैल्यू भी गिवन हो, ठीक है, डीसी रेट भी गिवन हो, डीसी रेवेन्यू रेट, और आपको उसकी एक्चुअल पेमेंट भी गिवन हो कि एक्चुअल आपको कितने पैसे मिल रहे हैं, तब आपने इनमें से, अगर डीसी और एफबीआर दोनों गिवन है, ठीक है, तब आपने डीसी को कंसिडर नहीं करना, फिर आपने कंपेयर करना है एफबीआर वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू।
उनमें से जो हायर होगा आप वो यूज करेंगे, वो एज ए कंसिडरेशन रिसीव अपना गेन कैलकुलेट करने के लिए। बेशक आपको पैसे एक्चुअल में कम मिले हैं, लेकिन आपने टैक्स उसी वैल्यू के हिसाब से देना है, ठीक है। अगर एफबीआर वैल्यू गिवन नहीं है और आपकी डीसी और एफबीआर गिवन है, सॉरी एक्चुअल और एक्चुअल गिवन है, तो तब आपने कंपेयर करना है एक्चुअल एंड डीसी को। अगर तीनों गिवन है, एफबीआर भी गिवन है, डीसी भी गिवन है, एक्चुअल भी गिवन है, फिर आपने डीसी को बिल्कुल इग्नोर करना है, आपने एक्चुअल और एफबीआर को आपने क्या करना है, कंपेयर, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है रिसीट ऑफ इनकम। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये आपका इंपॉर्टेंट है उन हेड्स ऑफ इनकम के लिए जो आपके रिसीट बेसिस पर टैक्सेबल है। मीन जब आपको इनकम रिसीव होगी तभी आप उस पर टैक्स पे करेंगे। जैसे कि आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी, आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, वो आपकी क्या है, रिसीट बेसिस पर टैक्सेबल है। बेशक आपने इनकम आने की 2018 में, आपको मिल रही है 2021 में, वो टैक्सेबल कब होगी, 2021 में टैक्सेबल होगी। तो अब मैंने किस तरह से डिटरमिन करना है कि मेरी जो रिसीट ऑफ इनकम का जो क्राइटेरिया है वो पूरा हो गया है, एंड मैं अब इसको टैक्स करवाने के लिए अब मैं लीगली बाउंड हूँ। तो लॉ ने ये डिफाइन कर दिया है कि रिसीट ऑफ इनकम इन फॉलोइंग वे में, अब ये तीन कंडीशंस हैं, क्राइटेरियाज हैं, इनमें से कोई एक भी मीट कर जाता है तो ये कंसिडर किया जाएगा कि आपको इनकम रिसीव हो गई है। अब ए पर्सन शैल बी ट्रीटेड एज हैविंग रिसीव्ड एन अमाउंट बेनिफिट परक्विजिट इफ इट इज एक्चुअली रिसीव्ड बाय द पर्सन, मीन मुझे हैंड ओवर कर दी गई है, चाहे वो कैश है, चाहे वो गुड्स हैं, चाहे जो भी चीज है। अगर वो कैश है तो वो कैश में वैल्यू होगी, अदर देन कैश है तो फिर क्या होगी, फेयर मार्केट वैल्यू उस चीज की क्या होगी, मेरी वो रिसीट कंसिडर की जाएगी, मेरी इनकम जो भी कंसिडर की जाएगी। अप्लाइड, अगर रिसीव नहीं हुई, अगर मैंने जिस बंदे ने मुझे पैसे देने थे उसको मैंने बोला यार ये पैसे ना तुम फलां आदमी को दे देना, अगर मेरे बिहाफ पे मेरी इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली वो अप्लाई हो गई है, जैसे उस बंदे को मैंने बोला था उसने वैसे कर दिया, मतलब क्या हुआ कि फिर भी मुझे ये रिसीव हो गई, ठीक है। एंड देन मीट मेड अवेलेबल टू द पर्सन, मुझे कॉल की मेरे बंदे जिसने मुझे पैसे देने थे, जिससे मैंने इनकम रिसीव करनी थी, कि जनाब आपके पैसे आपके अवेलेबल हैं, बाकी रिसीव कर लें। अब जिस दिन वो मेड अवेलेबल अवेलेबल हो गए, ठीक है, वो दिन मतलब क्या है कि मुझे वो इनकम रिसीव हो गई है। अब मैं साल बाद जाके वो रिसीव करता हूँ, 6 महीने बाद जाके रिसीव करता हूँ, लॉ को इस चीज से कोई मसला नहीं, ठीक है। दिस इज द क्राइटेरिया ऑफ रिसीट ऑफ इनकम। तो आपने इस क्राइटेरिया को मीट करते हुए क्या करें, इनकम टैक्स करवानी है। नेक्स्ट इज रिकूप एक्सपेंडिचर। अब आपने एक एक्सपेंस क्लेम किया है, एंड फ्यूचर नेक्स्ट टैक्स ईयर में जाकर 2 साल बाद 3 साल बाद जाकर आपको वो रीइम्बर्स हो जाते हैं, पैसे वापस मिल जाते हैं, ठीक है। तो लॉ कहता है कि ऐसे केस में आप वो जिस साल आपको पैसे मिले वापस मिलेंगे, आप उसको इनकम में ऐड कर। इसकी मोस्ट कॉमन जो एग्जांपल है जो आप इजीली अंडरस्टैंड भी कर देंगे, वो बैड डेट एक्सपेंस है। आपने इनकम फ्रॉम बिजनेस में भी ये चीज डिस्कस की थी, ठीक है ना। अब आज आपने इनकम फ्रॉम बिजनेस लाइक 2022 में आपने एक बैड डेट रिकॉर्ड किया, आपने एक बैड डेट क्लेम भी कर लिया, और आपने एक्सपेंस उसका बुक कर लिया, क्लेम कर लिया, आपके प्रॉफिट कम हो गया होगा। अब दो नेक्स्ट ईयर में आकर 2023 में आकर आपने या 24 में आकर आपने क्या किया है कि आपने वो बैड बैड डेट्स को रिकवर कर लिया है। अब लॉ कह रहा है कि अब आपकी जो वो इनकम है, आप जो एक्सपेंडिचर आपने जो रिकवर किया है एक्सपेंस, अब आप उसको अपनी इनकम में ऐड कर देंगे। ये बस आपने पढ़ लेना, ये बेसिकली यहाँ पर वो ये कहना चाह रहा है। नेक्स्ट इज करेंसी कन्वर्जन। क्योंकि जो एफबीआर है, जो आपका लॉ है, वो आपको एक्सेप्ट करता है कि आप पीकेआर में क्या करेंगे, अपनी इनकम शो कराएंगे, उस पर टैक्स पे करेंगे। आपके सारे एसेट्स होंगे, आपने वो काम किस में दिखाने हैं, आपने वो पीकेआर में दिखाने हैं सारा कुछ। तो लॉ कहता है कि जिस डेट पर आपकी ट्रांजैक्शन होगी, उस डेट पर जो एक्सचेंज रेट होगा, आप उसको यूज करके आप उसको पीकेआर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और आप अपनी इनकम एंड एक्सपेंसेस कैलकुलेट कैलकुलेट करेंगे। तो ये है आपकी करेंसी कन्वर्जन, मींस आप जिस भी करेंसी में डील कर रहे हैं बाहर या लोकली, जो भी हिसाब किताब, लेकिन जब आप टैक्स की बात है कि जब आप इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग अपनी रिटर्न फाइल कर रहे होंगे, तो आपने उसको पीकेआर में कन्वर्ट कर, ठीक है। नेक्स्ट इज
कि आपकी जो सिचुएशन ऑफ सोर्स ऑफ इनकम है वो किस तरह से है। लॉ कहता है कि अगर आपने कोई एक सोर्स ऑफ इनकम थी, वो अब सीज होगी। अब ड्यूरिंग द ईयर वो सीज होगी। लेट्स सपोज मैंने 6 महीने उस पर इनकम अर्न की, ठीक है, और 6 महीने के बाद मैंने बंद कर दी। अब रिमेनिंग जो टैक्स 6 महीने टैक्स ईयर किया, मैंने उस सोर्स से इनकम अर्न नहीं की, तो लॉ कहता है this section applies where any income is derived by a person in a tax year from any business activity that has ceased either before the commencement of the year or during the year। अब पहले भी इसको सीज कर सकते हैं या बाद में, बाय ड्यूरिंग द ईयर भी आप सीज जो हो रहा होगा सोर्स ऑफ इनकम, ये उस पर अप्लाई होगा। अब इसका इफेक्ट क्या होना है, मतलब ये क्यों उन्होंने बताया हुआ। In such a case, the income derived before the business activity or the source shall ceased shall be chargeable to tax if the source of such income had not ceased। वो ये कहना चाह रहे हैं कि मैंने जुलाई टू दिसंबर, ठीक है, एक बिजनेस मेरा था, मैं उसे रेवेन्यू इनकम जो मैंने नेट प्रॉफिट अर्न किया टैक्सेबल, वो 5 लाख। अब रिमेनिंग 6 महीने में मेरा सोर्स है ही नहीं, तो मतलब जब साल एंड हुआ, मेरा बिजनेस सोर्स नहीं है, खत्म हो चुका। लेकिन लॉ कहता है कि रिटर्न फाइल करते हुए आपने ये एज्यूम करना है कि आपका भी ये सोर्स है, और आप इस इनकम को इनकम फ्रॉम बिजनेस के सोर्स में क्या कराएंगे, टैक्स कराएंगे। दिस इज आपका वो हो गया। अब ये लास्ट है, जो भी कंट्री है जो भी है वो कहता है कि भी हम किसी भी तरह से कोई इनकम कोई पर्सन डबल टैक्स ना हो, डबल टैक्स ना दे, ठीक है, डबल इनकम उसकी टैक्स ना हो जाए। एंड सिमिलरली उसकी डिडक्शन भी डबल क्लेम ना करे, ठीक है ना। ये ना हो कि एक यूनिट एक्सपेंडिचर की है और वो दो दफा उसको क्लेम कर चुके हैं, जिससे आपका इनकम कम हो जाएगी और आपका टैक्स भी कम होगा। उसके लिए 4 पॉइंट्स हैं। लॉ कहते हैं कि अगर आपकी एक इनकम है, वो आपकी अगर अक्रूवल बेसिस पर टैक्सेबल है, ठीक है, अर्नड बेसिस पर टैक्सेबल है, तो उस केस में जब वो आपको एक्चुअली में रिसीव होगी, तब वो आपकी दोबारा टैक्सेबल नहीं होगी। फिर लॉ कहते हैं कि अगर आपकी एक इनकम रिसीट्स बेसिस पर टैक्सेबल है, जब आप एक्चुअली में वो अर्न करेंगे, तब उस पर टैक्सेबल नहीं होगी। क्या कहना चाह रहा है कि एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स, लाइक मैंने कस्टमर से एडवांस ले लिया, अगर वो रिसीट बेस पर टैक्सेबल होगा, जिस साल वो इनकम मैंने एडवांस रिसीव किया है, उसी साल वो क्या हो जाएगा, मेरा इनकम ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर मैं उसको नेक्स्ट ईयर में गुड्स डिलीवर करता हूँ, एक्चुअली मेरी रेवेन्यू तो मैं तब आनेंगे जब मैं रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर हूँ, एज पर IFRS 15 रेवेन्यू। लेकिन अब क्योंकि मैं टैक्स उसको ऑलरेडी करवा चुका हूँ लास्ट ईयर की इनकम में, तो अब मेरे इस साल की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम स्टेटमेंट में वो रेवेन्यू ऐड होगा। तो लॉ कहता है कि जब आप टैक्सेबल इनकम की वर्किंग कर रहे होंगे, तो आपने वो एडजस्टमेंट कर देनी, क्योंकि वो मेरी इनकम नहीं है, वो मेरी इनकम रिसीट बेसिस पर ऑलरेडी टैक्स हो चुकी है। एंड सेम फॉर एक्सपेंसेस, ठीक है, सेम प्रोविजन है, सेम लॉ है कि अगर आपने एक्सपेंसेस आपके आपको लॉ हो रहे हैं अक्रूवल बेसिस पर, तो वो आपको जब एक्चुअली पेमेंट करेंगे, आप दोबारा क्लेम नहीं कर सकते। अगर आपके कुछ एक्सपेंसेस आपके अलावा हैं आपको पेमेंट बेसिस पर, ठीक है, जब आप एक्चुअली उसको इनकर करेंगे, तब आप उसको दोबारा क्लेम नहीं कर सकते। तो दिस इज आपकी जो है कॉमन रूल्स है, हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो आपका है मिनिमम टैक्स रिजीम, फाइनल टैक्स रिजीम एंड सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम एंड नॉर्मल टैक्स रिजीम। लेट्स वेयर इज दैट, दिस इज। सो जी आपके पास जो टैक्स रिजीम्स हैं वो हैं बेसिकली 3 ही हैं, लेकिन आई डोंट नो FPR ने उसको 4 में क्यों डिवाइड किया है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर 4 मेंशन की हुई हैं, तो हम 4 ही डिस्कस करेंगे। एंड फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये 3 क्यों है, ठीक है, कौन सी 2 हैं जो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन फिर भी लॉ ने उनको अलग अलग कैटेगराइज किया हुआ है। सबसे पहले जो आपकी टैक्सेबल इनकम रिजीम है, वो आपकी है नॉर्मल टैक्सेबल रिजीम। चलिए मैं उधर लिख के बता देता हूँ, फिर उधर डिस्कस कर लेते हैं। इट्स कम हियर। अच्छा जी, ये भी हम सारा इनकम टैक्स पढ़ के आए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। हमने इनकम पढ़ी, या इनकम क्या इनकम है। फिर हमने पढ़ा कि इनकम आपकी क्या हो सकती है, सैलरी की हो सकती है। फिर आपकी क्या हो सकती है इनकम, आपकी वो हो सकती है कैपिटल गेन की। फिर आपकी हो सकती है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की। फिर आपकी हो सकती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की। एंड फिर आपकी हो सकती है इनकम फ्रॉम बिजनेस की, ठीक है। हमने क्या देखा कि हमने पढ़ा कि रिसीट्स कैसे होती हैं, रेवेन्यू किस तरह से होता है, कौन सी चीज, यहाँ पे हमने पढ़ा कि कौन सी चीज मेरी रेंट का पार्ट बनेगी, मींस जो रेंट रिसीट्स।
एंड कौन कौन से एक्सपेंडिचर इनकर हो सकते हैं रेलेवेंट हेड ऑफ इनकम के अंदर, हम कौन कौन से एक्सपेंडिचर को किस हेड के अगेंस्ट हम लेस कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने सारा कुछ पढ़ा पूरे इनकम फ्रॉम इनकम टैक्स वाले पोर्शन के अंदर। अब लॉ क्या कहता है, अब लॉ फर्दर इनको कैटेगराइज करता है डिफरेंट रिजीम्स के अंदर, मींस हर इनकम के अंडर कुछ वो स्पेसिफिकली रूल्स दे देता है, कुछ कंडीशन देता है, कुछ इनकम को उसने स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई कर दिया, हाईलाइट कर दिया है, कुछ सेक्टर्स को, कुछ बिजनेसेस को, या कुछ पर्सन्स को, या कुछ हेड्स ऑफ इनकम्स को, कि ये जो डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम्स में डिफरेंट क्लास ऑफ इनकम्स हैं, ये इस रूल के तहत या इस प्रोसीजर के अंडर ये टैक्स होंगे। उन्होंने स्पेसिफिकली प्रोसीजर्स बता दिए हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा है कि हमने रेवेन्यू रिसीट्स ली, हमने उसमें से एक्सपेंडिचर जो भी हमारे इनकर हुए हमने वो लेस किए, हमारे पास नेट इनकम आई या नेट लॉस आया, दैट इज कॉल्ड माई नॉर्मल टैक्सेबल इनकम, नॉर्मल टैक्सेबल रिजीम। माई फर्स्ट रिजीम इज नॉर्मल टैक्सेबल रिजीम। इसमें हमने क्या पढ़ा, हम क्या करते हैं, हम रिसीट्स या रेवेन्यू, ठीक है, उसमें से हम क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर जो हमने इनकर किए होते हैं उस इनकम को अर्न करने के लिए हम लेस करते हैं, हमारे पास क्या आ जाती है, नेट इनकम फ्रॉम दैट हेड ऑफ इनकम, एंड और नेट लॉस फ्रॉम दैट हेड ऑफ इनकम। ये अभी तक हमने सारा पढ़ा है, दिस इज माई नॉर्मल टैक्सेबल रिजीम। जब नेट इनकम आती है इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, जो मेरे पास स्लैब रेट्स गिवन है, मैंने चैप्टर 4 में पढ़े थे कि अगर 6 लाख सैलरी होगी तो उसका 0% टैक्स होगा, अगर उसे इंक्रीज करेगी तो क्या होगा, इतना होगा। अगर मेरा एक इंडिविजुअल है या एओपी है, ठीक है, अगर एओपी है एंड इंडिविजुअल नॉन सैलरीड पर्सन है, उसकी अगर इनकम 4 लाख से एक्सीड करेगी तो इतना टैक्स होगा, अगर 8 लाख से एक्सीड करेगी तो इतना टैक्स होगा, और डिफरेंट स्लैब रेट्स। हम यहाँ पर डिफरेंट वो स्लैब रेट्स क्या करते हैं, जो आपके नॉर्मल रेट्स हैं, नॉर्मल स्लैब रेट्स, हम यहाँ पर वो अप्लाई करते हैं, अपना टैक्स पेएबल कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, दिस इज नॉर्मल टैक्सेबल रिजीम। ठीक है, अब हम जाते हैं कि यार फाइनल टैक्सेबल रिजीम क्या है, फाइनल टैक्सेबल रिजीम एफटीआर। ठीक है, अब हमने यहाँ पर टैक्स रिजीम डिस्कस करना था, वो कौन कौन सी हैं, मेरे पास क्या है, नॉर्मल टैक्सेबल रिजीम, मेरे पास नेक्स्ट है फाइनल टैक्स रिजीम, सॉरी टैक्स रिजीम, ठीक है, थर्ड मेरे पास है मिनिमम टैक्स रिजीम, फोर्थ मेरे पास है सेपरेट चार्ज, इनकम सब्जेक्ट टू सेपरेट चार्ज, इसको हम कहते हैं सेपरेट चार्ज। मेरे मुताबिक मतलब ऑलमोस्ट सेपरेट चार्ज एंड फाइनल टैक्स रिजीम आर सेम। ठीक है, ये बोथ क्या है, सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, किस तरह के होंगे हम अभी डिस्कस करते हैं। अब एफटीआर क्या है, फाइनल टैक्स रिजीम का मतलब लॉ क्या कहता है, लॉ ने कुछ इनकम्स आइडेंटिफाई कर दी हैं, स्पेसिफिकली उनके लिए मेंशन किया है कि उन इनकम्स के अगेंस्ट, ठीक है, लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि चलो पहले देख नॉर्मल टैक्स, नॉर्मल टैक्सेबल रिजीम में हमने पढ़ा कि हम इसके अगेंस्ट लॉसेस एडजस्ट कर सकते हैं, हम इसके अगेंस्ट प्रीवियस ईयर को रिफंड्स आ रहे होते हैं वो हम एडजस्ट कर सकते हैं, आपस में हम लॉस एडजस्ट कर सकते हैं डिफरेंट हेड्स के आपस में। इसमें हमने डिस्कस किया हम टैक्स क्रेडिट्स क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, लॉ कहता है एफटीआर की जो मैंने इनकम्स आइडेंटिफाई कर ली हैं, हाईलाइट कर ली हैं, उन इनकम्स के अगेंस्ट आप कोई एक्सपेंस लेस नहीं कर सकते, उन इनकम्स पर जो आपकी टैक्स लायबिलिटी बन रही होगी उस टैक्स लायबिलिटी को आप किसी भी टैक्स क्रेडिट से लेस नहीं कर सकते, इसके अगेंस्ट आप किसी किस्म का कोई लॉस एडजस्ट नहीं कर सकते। क्लियर, हो सकता है कि एक्चुअली में उस हेड में रेलेवेंट जो इनकम उसने हाईलाइट की हुई है उसमें मुझे लॉस आ रहा हो, लेकिन लॉ कहता है फिर भी आपने टैक्स देना है वो ग्रॉस रिसीट्स की बेस पर। अब ये कौन सी इनकम्स हैं, ये आपकी एक्सपोर्ट, जो आपकी एक्सपोर्ट बिजनेसेस हैं, ठीक है, उनके पास ऑप्शन है कि वो खुद को एनटीआर में लेकर जा सकते हैं, लेकिन वहां पर टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा, वहां पर डिफरेंट स्लैब रेट्स हैं, हायर इनकम हायर टैक्स। लेकिन जब एफटीआर में एक्सपोर्ट्स पर डायरेक्ट
1% ऑफ रेवेन्यू आपका क्या है, इनकम है। मतलब आपका ये क्या है, टैक्स है। लेट्स सपोज मेरी, फॉर एग्जांपल, मेरे जो एक्सपोर्ट्स का रेवेन्यू है वो 1 बिलियन है, मीन्स 100 करोड़। अब अगर मैं इसका जो टैक्स बनता है वो 1% के हिसाब से, कंपनी है, टैक्स बनेगा 1 करोड़। अगर मेरा रेवेन्यू 1 बिलियन है, ठीक है, मेरा टैक्स क्या बनेगा, 1 करोड़ बनेगा। अब अगर मैं कहता हूँ कि सेम बिजनेस है, इसका जो प्रॉफिट है, अगर मैं नॉर्मल टैक्सेबल रिजीम में जाऊं, इसका अगर प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट इसका मैं कहता हूँ कि वो है 3 करोड़। 3 करोड़ नहीं, सॉरी, इसका प्रॉफिट है, अगर 100 बिलियन है तो क्या देते हैं, 35 करोड़। अब अगर कंपनी है, कंपनी पर टैक्स कितने परसेंट है, 29% है मेरे ख्याल। अगर आप 35 करोड़ का 29% करें तो देखो 5-6 करोड़ बन जाता है, ज्यादा बनता है मेरे ख्याल में। 35 करोड़ ये बनेगा तकरीबन 30, 30, 9, 10 करोड़ के करीब बनता है, सॉरी। 35 मल्टीप्लाई बाय 0.29, जी ये बनता है 10 करोड़। अगर ये एनटीआर में जाएगा तो ये सेम बिजनेस पे वो टैक्स कितना दे रहा होगा, 10 करोड़ दे रहा होगा। अगर वो एनटीआर में, अगर ये एफटीआर में खुद को सिलेक्ट करेगा, वो कितना टैक्स दे रहा होगा, रिसीट्स का 1%, 1 करोड़। मतलब ये स्ट्रैटेजीज है टैक्स प्लानिंग। अगर, लेकिन यहाँ पर नुकसान भी है, अगर वो लॉसेज में है, ठीक है, अब लॉसेज में अगर वो एनटीआर में होता तो उसके लॉस भी कैरी फॉरवर्ड होते और वो टैक्स भी 0% दे रहा होता, टैक्स ना दे रहा होता, क्योंकि वो प्रॉफिट नहीं है तो टैक्स ही नहीं है। लेकिन लॉसेज के केस में अगर वो एक्सपोर्ट एफटीआर में जाता है तो फिर वो वहां पर क्या कर रहा होगा, एक्स्ट्रा टैक्स दे रहा होगा। जब ये डिपेंड करता है कि आप किस में जाना चाह रहे हैं। मतलब अगर जो एक्सपोर्ट्स हैं, वो अगर आप एफटीआर का ऑप्शन सिलेक्ट करते हो तो आप किसी किस्म का कोई एक्सपेंडिचर लेस नहीं कर सकते, ठीक है। आपकी जो ग्रॉस सेल्स हैं, जो एक्सपोर्ट सेल्स हैं, उसका जो रिसीट्स आएंगी आपको, बैंक ने रिसीव होते ही आपका 1% काट ले और नेट अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देनी है। बाकी जो 1% है वो गवर्नमेंट को बैंक जमा करवाएगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो ये एक्सपोर्ट्स हैं, लॉ ने बता दिया है कि जो एक्सपोर्ट्स 1% पे जो टैक्स करवाना चाहता है वो उसकी फुल एंड फाइनल लाइबिलिटी होगी। कोई लॉस एडजस्टमेंट नहीं है, कोई रिफंड्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई एक्सपेंस आप लेस नहीं कर सकते। इसके अलावा लॉ ने बोला है, इसके अलावा लॉ ने कुछ और भी इनकम जिसमें क्लासिफाई की हुई है। अब हम बुक में जाते हैं, रेलेवेंट हम आपको बताता हूँ वहां से, ठीक है। अब इसमें फाइनल टैक्स regime में, ये हम डिस्कस कर रहे हैं, पहले फाइनल टैक्स regime हम नॉर्मल डिस्कस कर चुके हैं ये। इसके अलावा जो आपकी हैं, जो आपको प्राइस बॉन्ड्स, कोई लॉटरी लग जाए आपकी, ठीक है, जो आपको पैसे मिलेंगे, लॉ कहता है कि वो भी आपको जो सीट्स होगी वो आपकी फाइनल टैक्स लाइबिलिटी होगी। जितने पैसे मिले उसका 15% क्या आपने टैक्स पे करना है। जो बंदा पेमेंट कर रहा होगा वो टैक्स काट के ही आपको पेमेंट करेगा। अगर आप फाइलर हैं तो 15% काटेगा, अगर वो आप नॉन फाइलर हैं फिर वो 30% टैक्स काट के आपको नेट पेमेंट करेगा, ठीक है। और ये आपकी फुल एंड फाइनल लाइबिलिटी है इस इनकम के रिलेटेड। ये स्पेसिफिक इनकम्स पर ये लाइबिलिटी, ये फाइनल है, ठीक है। अगर आपकी अदर सोर्स ऑफ इनकम्स हैं और भी हैं, सैलरी है, बिजनेस आप चला रहे हैं जिसकी नॉर्मल टैक्स regime में जा रही है, जो कि इसमें क्लासीफाई नहीं हो रही, तो अगर अगर कोई इसमें क्लासीफाई या फॉल नहीं कर रहा तो ऑटोमेटिकली किस में चला जाएगा, वो नॉर्मल टैक्सेबल regime में चला जाएगा। इसलिए अगर आप ये आइडेंटिफाई कर लें कि कौन सी मेरी इनकम्स हैं जिन पर मेरी जो लाइफ टैक्स कट गया है वो फाइनल है, उसको ना मैं कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ ना मैं रिफंड कर सकता हूँ, अगर आप वो इनकम आइडेंटिफाई कर लें तो उनके अलावा बाकी सारी किधर जाएंगी, नॉर्मल टैक्सेबल regime में चली जाएंगी। क्लियर। तो यहाँ पर दो एग्जांपल्स दी हुई है। अब इन पे रूल्स कौन से अप्लाई होंगे। अब जब आप, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब आप अपनी क्वेश्चन की वर्किंग कर रहे होंगे न्यूमेरिकल के अंदर, आपको सैलरी भी गिवन होगी, आप कैलकुलेट करेंगे, आपको इनकम फ्रॉम बिजनेस भी गिवन होगा, आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, आप अदर सोर्स भी गिवन होगा, सारे गिवन होंगे। रिक्वायरमेंट क्या होती है, कैलकुलेट टोटल इनकम, ठीक है, टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स पेएबल और रिफंडेबल। ये क्वेश्चन की न्यूमेरिकल की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो रिक्वायरमेंट 1 है वो आपकी है कैलकुलेट टोटल इनकम। तो टोटल इनकम को ये पार्ट बनेगी। अब देखें कि लॉ कह रहा है कि जो एफटीआर वाली इनकम है, सच इनकम इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड ऑफ इनकम इन कंप्यूटिंग द टैक्सेबल इनकम। जब आप
इनकम टैक्स टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट कर रहे होंगे, तो जो रेलेवेंट इनकम है, जो एक्सपोर्ट वाला बिजनेस की इनकम होगी और जो आपकी प्राइस बॉन्ड वगैरह वाली जो इनकम होगी, वो आपकी टैक्सेबल इनकम का पार्ट नहीं बनेगी, बट टोटल का पार्ट बनेगी। अब टोटल में उसको पहले ऐड करेंगे। जब आप टोटल इनकम शो कर लेंगे, ठीक है, सारी इनकम वर्किंग करने के बाद, आप फिर नीचे दोबारा लेस करेंगे। क्या? आप लेस करेंगे एग्जेम्प्ट इनकम्स। ठीक है, आपकी इनकम एग्जेम्प्ट है, वो आपकी टैक्सेबल इनकम नहीं बनती, बट वो आपका टोटल इनकम का पार्ट बनती है। आप लेस करेंगे एग्जेम्प्ट इनकम्स। आप फिर लेस करेंगे वो इनकम जो आपकी फाइनल टैक्सेबल रिजीम में फॉल कर रही है। ठीक है, जब आप वो लेस कर देंगे, फिर आपके पास क्या आएगा? टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। क्लियर? गॉट इट? जिस तरह से आपने इसका, इस तरह से आपने क्या करना है, न्यूमेरिकल में वो टेस्ट कर सकते हैं कैश लेवल पे, बस इससे ज्यादा नहीं जाएगा। ना ना सिलेबस में वो चीजें हैं कि उससे ज्यादा जा सकते हैं। अब नेक्स्ट कह रहा है कि कोई डिडक्शन अलाउ नहीं है, आपको मैंने बता दिया है। कोई डिडक्टेबल अलाउंसेस भी अलाउ नहीं है। क्लियर? ठीक है ना? कि जब आप डिडक्टेबल अलाउंस लेस करते हैं, कहाँ जाने के लिए? टोटल इनकम से टैक्सेबल इनकम पर जाने के लिए। डिडक्टेबल अलाउंस की एडजस्टमेंट करने से पहले ही आप एफटीआर वगैरह लेस कर दें। ठीक है, तो ये आपने न्यूमेरिकल में ख्याल कर। एंड कोई आप लॉस सेटअप नहीं कर सकते, आपको पहले बता चुका हूँ। कोई आप टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते, जो आपको पहले मैं बता चुका हूँ। अगर आप जो भी टैक्स कट चुके हो, आपकी फाइनल लाइबिलिटी। ठीक है, लेट्स सपोज जो है, क्या नाम है उसका, जो रिसीट्स थी, ठीक है, वो आपकी थी एक्सपोर्ट रिसीट्स, वो थी 1 बिलियन, 100 बिलियन एक्सपोर्ट। जो टैक्स बैंक को काटना चाहिए था, जो टैक्स लाइबिलिटी बनती भी है इसके ऊपर 1% के हिसाब से, वो बनती है 1 बिलियन। लेकिन बैंक ने गलती से काट लिया 1.1 बिलियन, मतलब 110 करोड़ काट लिया। तो जो एक्सेस है, क्योंकि जो फाइनल लाइबिलिटी है 100 बिलियन का 1% कितना बनता है? 1 बिलियन। अब जो बैंक ने 10 करोड़ एक्सेस काट लिया है, फिर वो रिफंडेबल है, बस जहां पर वो मेंशन्ड है। ठीक है, एंड जो इसमें कट गया है, जो फाइनल लाइबिलिटी है जो बनती है, वो फाइनल लाइबिलिटी है। चाहे बिजनेस लॉसेस में है, जहां पे भी है, वो लॉ को कोई कंसर्न नहीं है। दिस इज आपकी फाइनल टैक्स रिजीम, मींस जो टैक्स कट गया या जो रेट गिवन है, वो आपकी फुल एंड फाइनल लाइबिलिटी होगी। अब हम जाते हैं इसके अंदर, जो दूसरा हेड है, वो आपका सेपरेट जरिया, इनकम सब्जेक्ट टू सेपरेट चार्ज। अब लॉ ने दो सेक्शन क्लासिफाई किए हैं। ठीक है, इन सेक्शंस में जो इनकम मेंशन्ड है, वो आपकी इनकम सब्जेक्ट टू सेपरेट चार्ज है। अब इसके जो रूल्स हैं, आप अगर पहले वो पढ़ें, तो इसके रूल्स सेम हैं जो फाइनल टैक्स रिजीम के रूल्स है। क्या है? टैक्स इम्पोज्ड इज फाइनल टैक्स। फाइनल टैक्स, एफटीआर भी क्या था? टैक्स इम्पोज्ड इज फाइनल टैक्स। Such income is not chargeable to tax under any head of income in computing the taxable income of the person। क्या था? सेम चीज लिखी हुई थी आपकी एफटीआर के हेड के अंदर, अभी 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 हमने जो पहले डिस्कस किया है फाइनल टैक्स रिजीम के अंदर। नो डिडक्शन इज अलाउड फॉर एनी एक्सपेंडिचर, सेम चीज लिखी हुई थी एफटीआर रिजीम के अंदर। The amount income is not reduced by deductible allowances and set off of any losses। ये सेम चीज लिखी हुई थी आपकी एफटीआर का। The final tax payable is not reduced by any tax credit, सेम चीज लिखी हुई थी आपकी एफटीआर के। The next is the liability of the receipt of such income is discharged to the extent that, ये आपकी टेस्टिंग इसमें नहीं होनी। ये जो पॉइंट लिखा हुआ है, इसको आप क्रैम कर लें, वो अलग बात है, समझने की जरूरत नहीं है। ना आप ये टेस्टिंग होनी, क्योंकि जो चीज इसमें मेंशन की हुई है, ट्रांसपोर्ट इनकम है, सारा कुछ, वो आपका आउट ऑफ स्कोप चला जाता है, वो सेक्शन आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। अगर आप ये सारे रूल्स पढ़ें, क्या ये रूल्स जो हमने फाइनल टैक्स रेजिम के रूल्स पढ़े हैं सेम है? ठीक है, मींस यहाँ पर भी अगर अगर यहाँ पर उन्होंने मेंशन की हुई है डिविडेंड इनकम एंड जो प्रॉफिट ऑन डेट है आपका अप टू 5, हमने ये पढ़ा था इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर, आपको जो प्रॉफिट ऑन डेट होता है, मींस आपने बैंक में डिपॉजिट रखा हुआ है और आपको उसमें प्रॉफिट मिल रहा है, अगर उसकी वैल्यू 5 मिलियन से कम है, तो इसको आप नॉर्मल टैक्स इनकम का पार्ट नहीं बनाएंगे। वो आपकी आ जाएगी एफटीआर वाले ट्रीटमेंट में, जो आपने, मैंने आपको ट्रीटमेंट बताया है न्यूमेरिकल में, कि आपने किस तरह से एफटीआर का ट्रीटमेंट करना है न्यूमेरिकल के अंदर। ठीक है, सेम ट्रीटमेंट आपने करना है इसका भी, आपका डिविडेंड इनकम। ठीक है, आपकी इसके अलावा जो, इसके अलावा जो आप, अगर आप याद रख करें, मैं आपको चैप्टर में ले जाता हूँ कैपिटल गेन के अंदर।
कैपिटल गेन वाले चैप्टर के अंदर स्पेसिफिक, क्योंकि अब उन सेक्शन में मेंशन नहीं है, लेकिन जो रेलेवेंट सेक्शंस हैं कैपिटल गेन वाले, उसमें स्पेसिफिकली मेंशन्ड है। आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, इट मस्ट बी हेयर, इट मस्ट बी हेयर। मैं आपको एक मिनट दिखा देता हूँ, आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगी। डीम्ड इनकम, नोट इनकम, यस हेयर, इट शुड बी हेयर, यस, ये gain on disposal of immovable property and securities shall be treated as separate block of income। मींस आप, मैंने आपको ये तब बताया था कि आप ये जो दो इनकम्स हैं, गेन ऑन सेल्स ऑफ सिक्योरिटीज मींस लिस्टेड सिक्योरिटीज, एंड गेन ऑन सेल ऑफ कैपिटल, सॉरी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसको भी आप किस में क्लासिफाई करते हैं? उसको आप सेपरेट ब्लॉक में क्लासिफाई करते हैं। सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम के अंदर आप उसको सेपरेटली चार्ज करते हैं, तो आप सेपरेटली टैक्स कैलकुलेट करते हैं, तो आप अपनी टैक्स लायबिलिटी में उसको ऐड करते हैं। लेकिन जो वो वाला सेपरेट ब्लॉक है, वो आप क्या कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट आप अपनी टैक्स क्रेडिट्स को लेस कर सकते हैं, आप अपना रिफंडेबल क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो ये फाइनल टैक्सेबल रिजीम जो ये वाली है, इनके अगेंस्ट आप नहीं कर सकते। दिस इज मेन डिफरेंस। ये आपकी जो रॉयल्टी है, जो आपकी डिविडेंड इनकम है, जो आपका प्रॉफिट ऑन डेट लेस देन 5 मिलियन है, वो आपको किस में क्लासिफाई होता है? वो आपका सेपरेट चार्ज में क्लासिफाई होता है। जो नेक्स्ट है, दिस इज मिनिमम टैक्स रिजीम। अब ये क्या है? देखो, मिनिमम टैक्स आपको बता रहा है कुछ, मिनिमम टैक्स। अब आपको बिजनेस में नॉर्मली क्या होता है कि आपका जो रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, आप अगर आप जब फर्म में जाएंगे, जब आप फाइनल का टैक्स पढ़ेंगे, डिफरेंट सेक्शंस हैं जो बंदा पेमेंट कर रहा होता है, वो उसको एड्रेस करते हैं। जनाब, अगर मैं, लेट्स सपोज मैं एक कंपनी हूँ, मैंने एक और कंपनी से कोई चीज परचेज की है, तो मैंने उसको पेमेंट करनी है, ठीक है। तो मुझे FBR, जो मुझे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की कुछ सेक्शंस हैं जो मुझे, परचेजर को, बायर को एड्रेस करते हैं। वो कहते हैं कि जब आप सेलर को पेमेंट करोगे, तो आप उसकी पेमेंट में से टैक्स डिडक्ट करोगे। दैट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मैंने 100 की पेमेंट करनी है, मैंने 100 की एक चीज परचेज की, उसको मैंने 100 की पेमेंट करनी है। अब मुझे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहता है कि जनाब आपने पेमेंट करते हुए 5%, लेट्स सपोज 5% क्या करना है, डिडक्ट कर लेना है, ठीक है। और 95 रुपए, 95 रुपीज आपने उस पर पार्टी को पे कर देने हैं। अब ये जो इनकम टैक्स मैं विदहेल्ड कर रहा हूँ, ये जो मैं डिडक्ट करके, विदहेल्ड करके गवर्नमेंट के कहने पर गवर्नमेंट को जमा करा रहा हूँ, क्या ये मेरा है? नहीं, ये मेरा नहीं है, वो उस पार्टी का है जिसका मैंने डिडक्ट किया है। तो जब वो अपनी ईयर एंड पर, टैक्स ईयर जब एंड होगा, उसके बाद जब अपनी वो रिटर्न की वर्किंग करेगा, अपनी जब वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगा, उसके पास इनकम आएगी, ठीक है। वो उसमें एडजस्टमेंट करेगा, उसके पास क्या आएगी? टैक्सेबल इनकम आएगी, ठीक है। और टैक्सेबल इनकम के बाद वो उस पर क्या करेगा? टैक्स पेबल कैलकुलेट करेगा। टैक्स पेबल में से फिर वो लेस करेगा टैक्स क्रेडिट्स, ठीक है। अब टैक्स पेबल जो जहां पर कैलकुलेट करना था, अब मैंने टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट की, जो अगर अगर कंपनी है तो 29% मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे पास टैक्स पेबल आ जाएगा, ठीक है। अगर वो AOP है या इंडिविजुअल बिजनेस है, मैं स्लैब रेट अप्लाई करूंगा, मेरे पास क्या आ जाएगा? टैक्स पेबल आ जाएगा। अब लॉ कहता है कि नॉर्मल टैक्सेबल रिजीम की जो आपने वर्किंग की है, उसमें आपने जो टैक्स पेबल कैलकुलेट किया, लेट्स सपोज वो आया 1,50,000 रुपए, ठीक है। एंड जो आपका टैक्स जो डिडक्ट हुआ है, जो डिफरेंट पार्टीज ने आपका टैक्स काटा है, वो है लेट्स सपोज 140,000। क्लियर? तो लॉ कहता है कि आपने क्या करना है, आपने अपनी नॉर्मल टैक्स रिजीम के अंदर वर्किंग करके नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है। वो सारा प्रोसीजर करना है आपने, रेवेन्यू से स्टार्ट होना है, एक्सपेंसेस लेस करने हैं, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन आपने ऐड बैक करनी है, टैक्स डेप्रिसिएशन आप लेस करेंगे, प्रोविजंस आप ऐड बैक कर देंगे, डिफरेंट आपको जो एक्सपेंडिचर्स अलाउ हैं आप वो लेस कर देंगे। वो करने के बाद आपके पास टैक्सेबल इनकम आएगी, ठीक है। उसमें, सॉरी, उसके बाद आपके पास बिजनेस इनकम आ जाएगी।
उसमें से आप डिडक्टेबल अलाउंसेस लेस करेंगे, आपके पास फिर क्या आ जाएगी, टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। फिर आप क्या करेंगे, टैक्स रेट अप्लाई करेंगे, आपके पास टैक्स पेबल आ जाएगा। क्लियर। अब उस टैक्स पेबल को, वो आपकी नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी है अंडर नॉर्मल टैक्स रिजीम। ठीक है। और लॉ कहता है कि जो आपकी ये टैक्स डिडक्शन हुई है आपकी जो डिफरेंट सेक्शंस के अंडर, अगर आप कमर्शियल इंपोर्टर हैं, जब आपकी इंपोर्ट होती है तो इंपोर्ट पर आपको टैक्स पे करना पड़ता है, सेल टैक्स भी होता है, कस्टम ड्यूटी भी होती है, एक्साइज ड्यूटी भी होती है, और इनकम टैक्स भी होता है। ठीक है। जो वहां पर जो आपका इनकम टैक्स होगा वो आपने अलग ऐड करना है। इनकम टैक्स इंपोर्ट पर आपका ऐड हो गया। फिर आप लोकल परचेजेस किए हैं, लोकल आपने सेल्स की हैं, जो पार्टीज आपको पेमेंट्स कर रही हैं, जिन्होंने आपको टैक्स काटा है, वो आप इसमें ऐड करेंगे। अब सारा इकट्ठा ऐड करेंगे, और जो वो अमाउंट बनेगी, लॉ कहते हैं वो आपकी मिनिमम टैक्स लायबिलिटी है, मिनिमम टैक्स लायबिलिटी। तो लॉ कहता है इस टोटल डिडक्शन को आपने कंपेयर करना है अपनी नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी, मीन आपने अपनी मिनिमम टैक्स लायबिलिटी को कंपेयर करना है अपनी नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी से। अगर आपकी मिनिमम टैक्स लायबिलिटी कम है, ठीक है, एंड आपकी नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी ज्यादा है, तो जो डिफरेंशियल अमाउंट है, क्योंकि ये तो आपकी ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास गई हुई है, जो डिडक्शन होगी पार्टी ने जमा करा दी, जो डिफरेंशियल अमाउंट होगी, मैं सपोज कहता हूँ कि मेरी नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी थी, पहला केस है, नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी थी 1,50,000, और जो मिनिमम टैक्स लायबिलिटी जो सारी डिडक्शन हुई हैं, वो मिनिमम टैक्स लायबिलिटी जो मेरी थी वो थी 1,40,000। तो यहाँ पर जो एक्सेस बनता है वो 10,000 बनता है। लॉ कहता है जनाब ये मुझे आप पेमेंट कर दो और बात खत्म, अपनी रिटर्न जमा करा दो। ठीक है। ये था नॉर्मल केस। अब दूसरा केस क्या हो सकता है कि जो मेरी डिडक्शन हुई हैं उनके मुताबिक उन सबका सम जो है वो 1,70,000 रुपए बन गया, और जो मेरी नॉर्मल टैक्स लाइबिलिटी है, ठीक है, वो है 1,50,000 रुपए। अब मेरे जो टैक्स पेबल बनता है इनकम के हिसाब से वो कितना है, 1,50,000 रुपए। ठीक है। लेकिन मिनिमम टैक्स लाइबिलिटी मींस वन, दिस इज माय मिनिमम टैक्स लाइबिलिटी, ये मैंने पे करनी ही करनी है। अगर इससे एक्सेस बनती है नॉर्मल तो मैं वो पे कर दूंगा। अगर नॉर्मल मेरी मिनिमम से कम बनती है तो वो सारी एक्सेस जाया, आई कांट क्लेम रिफंड, I can't carry forward the excess amount to the next tax year for adjustment. Clear? This is minimum tax liability. आपने, लॉ ने आपको बता दिया है कि आपकी मिनिमम टैक्स लाइबिलिटी क्या होगी, सेक्शन बता दिए हैं, सेक्शन में मेंशन है। आपने उन सारी टैक्स रिडक्शंस को ऐड करना है। उनको ऐड करने के बाद आपने टोटल अमाउंट कैलकुलेट कर लेनी है। इट मींस दैट इज योर मिनिमम टैक्स लाइबिलिटी फॉर दैट टैक्स ईयर। अब आपने वर्किंग करनी है नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी, प्रॉपर जो भी जगह सारा कुछ पढ़ के आ चुके हैं। फिर आपने कंपेयर करना है मिनिमम टैक्स लायबिलिटी को विद नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी। अगर मिनिमम टैक्स लायबिलिटी कम है, लाइक दिस, एंड नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी ज्यादा है, तो आप जो एक्सेस अमाउंट है, डिफरेंशियल अमाउंट है, वो पे कर देंगे गवर्नमेंट। अगर जो आपकी मिनिमम टैक्स लाइबिलिटी ज्यादा है एंड नॉर्मल टैक्स लाइबिलिटी कम है, तो जो एक्सेस अमाउंट है वो गई, क्योंकि मिनिमम टैक्स लाइबिलिटी मींस मिनिमम, वो आपने गवर्नमेंट को पे करनी ही करनी है, और वो पे हो चुकी है। ठीक है। तो दीज आर यूर इनकम टैक्स रिजीम्स। बाकी जो नेक्स्ट है मिनिमम टैक्स ऑन 113 वाला, ये और चीज है। ठीक है। ये मे बी सम हाउ इसमें फॉल कर जाए, बट नॉट फॉर एवरी पर्सन। ठीक है ना। तो आपने, मैंने इस पर डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, अपलोडेड है, जो सिर्फ इस रेलिवेंट एरिया एरिया को, जो हमारा जो ये वाला रेलिवेंट एरिया है, मिनिमम टैक्स अंडर सेक्शन 113, ये वाला सारा, ये मैंने डिटेल सेपरेट वीडियो में इसको मैंने डिस्कस किया है, काफी डिटेल में। ठीक है ना। तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा, उसमें वो चीज कवर हो जाएगी। अभी हमारा, मेरे मुताबिक जो इनकम टैक्स का पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया है।
अब हमारे पास जो नेक्स्ट चीज बचती है वो सीधा टेक्स्ट बचता है, एंड इंशाल्लाह बहुत जल्द विद इन 2 to 3 डेज उस पर भी बड़ी डिटेल्ड वीडियो, क्विक क्विक रिवीजन, कंप्रिहेंसिव रिवीजन वाली वीडियो अपलोड करूंगा, ताकि आपके लिए आसानी हो, एंड यू कैन प्रिपेयर फॉर योर upcoming attempt, and you can use those videos for future revisions as well. But for future revisions, you have to make sure that you have updated book with latest changes in front of you, because these lectures are based on the syllabus for autumn 23 attempt, and this will also be but for spring 24 attempt, the syllabus will automatically change because of changes in tax law and new tax budget. So if you are using these lectures for spring 24 and onward, you have to make sure that you have updated book of ICAP in front of you. If there are any changes, you could highlight those. Okay. Thank you so much. अगर आपके कोई questions हो तो आप कमेंट्स में एंड इन मुझसे पूछ सकते हैं, या पर्सनली पूछना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में भी मेरे फेसबुक एंड मैसेज व्हाट्सएप, बट नॉट व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक गिवन है, अब वहां पर मुझसे डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच।